हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ बेसिक कंसेप्ट इससे रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मीनिंग देखेंगे, वर्किंग कैपिटल का मीनिंग हम देखेंगे, ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है ये भी हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के डिसीजन होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी किन एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है कैपिटल बस्टिंग, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो कैपिटल बस्टिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है कि हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं। हम बारी बारी से इन तीनों डिसीजंस को कवर करेंगे। अभी हम फर्स्ट डिसीजन पे, अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, यहाँ पे कैपिटल बस्टिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इन सच अ वे दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो जनरली वर्किंग कैपिटल को हम यूँ बोलते हैं कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। हालांकि और मीनिंग क्या हो सकते हैं वर्किंग कैपिटल के, वो हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में भी और आज के लेक्चर में भी, लेकिन बेसिक मीनिंग ये है वर्किंग कैपिटल का। तो अगर आपको वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है तो इट मीन्स आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। अब इनको मैनेज करना क्यों है, क्या दिक्कत आ जाती है, तो यहाँ पे आप समझो कि 2 कंसेप्ट हैं आपके, एक लिक्विडिटी और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी। इन दोनों के बीच में एक टसल चलता है और उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। अब वो हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो 2 कंसेप्ट हैं, एक लिक्विडिटी और एक प्रॉफिटेबिलिटी। देखो अगर लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है वो समझ लो आप पहले। लिक्विडिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, यानी कहने का मतलब है कि आपकी फर्म के लिक्विडिटी पोजीशन कितनी अच्छी है। इसका मतलब है कि आप अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को कितना टाइमली पे कर पाते हो, या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो क्या आप अपनी करंट लायबिलिटीज़ को टाइमली पे कर पाते हो या नहीं। अगर आप कर पाते हो तो हम मानते हैं कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। वहीं अगर आप नहीं कर पाते तो हम कहेंगे कि ये लिक्विडिटी क्राइसिस की पोजीशन है, यानी आपकी लिक्विडिटी अच्छी नहीं है। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस ऑन टाइम। ठीक है, ये छोटी छोटी जो डेफिनेशंस होते हैं, छोटे छोटे मीनिंग होते हैं, ये आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब तो आप समझ गए, प्रॉफिट से है। अब एक बात बताओ, कैश एक करंट एसेट है जैसे, अब मैं अगर अपने पास ज़्यादा कैश रखती हूँ तो उस केस में क्या होगा, मेरी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि मेरे पास अगर ज़्यादा कैश है इसका मतलब मैं ईजिली पे कर पा रही हूँ उन लोगों को जिनको मुझे पैसा देना है। तो यानी मैं करंट लायबिलिटीज़ को आसानी से पे कर सकती हूँ टाइम पे, क्योंकि मेरे पास कैश है। और अगर मैं करंट लायबिलिटीज़ को टाइम पे कर सकती हूँ तो इट मीन्स मेरी लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो अच्छी है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कैश ज़्यादा रखा तो इसका मतलब मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम है। क्यों है मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम, क्योंकि कैश मैंने हाथ में रख रखा है, वो कैश कहीं इन्वेस्ट कर देती अगर मैं, तो वहाँ से मुझे रिटर्न मिलता। अगर मैंने बैंक में एफडी करवा दी होती उसकी तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, या कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो उससे कुछ रिटर्न आ रहा होता, लेकिन अभी रिटर्न नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये समझ गए कि अगर आप कैश ज़्यादा रख रहे हो तो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन तो अच्छी है लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। अब बिजनेस में दोनों ही चीज़ें हम अच्छी रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लिक्विडिटी भी अच्छी रहे, यानी हम अपनी ऑब्लिगेशन को टाइमली पे कर पाएँ, और प्रॉफिटेबिलिटी तो हम चाहते ही चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। जैसे जैसे आप करंट एसेट्स की अमाउंट बढ़ाओगे, करंट एसेट्स यहाँ पे आप कैश के एग्जांपल से याद रख सकते हो इजीली, तो बाकी करंट एसेट्स के साथ भी सेम चीज़ है कि अगर आप करंट एसेट्स बढ़ाओगे तो लिक्विडिटी पोजीशन क्या होगी, बेटर होगी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी।
वहीं अगर आप करंट एसेट को कम करते हो तो लिक्विडिटी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है। वहीं पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास कैश कम है, करंट एसेट कम है, इट मीन्स आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कैश इसीलिए कम है आपके पास, तो उस सिचुएशन में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि दो चीज़ें ऐसी बैलेंस करना जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। हम अपनी लिक्विडिटी भी बढ़ाना चाहते हैं, हम बढ़ाना चाहते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी, लेकिन एक साथ ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप करंट एसेट बढ़ाओगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आप करंट एसेट कम रखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी लेकिन लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो इनके बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि हाँ, इतना लेवल हम लिक्विडिटी का रखते हैं और इतना प्रॉफिटेबिलिटी का रखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ, ठीक है। ये ट्रेड ऑफ वर्ड कई चीज़ों के साथ यूज़ होगा। यहाँ पे जो हम ट्रेड ऑफ डिस्कस कर रहे हैं वो किसके बीच में, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में, ठीक है। तो अब मैं आपको फिर से उसी डेफिनेशन पे लेके चलती हूँ। यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे कि बैलेंस बनाना है हमने लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में, यानी हमें सफिशिएंट लिक्विडिटी भी मिले और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक रहे। ये दोनों चीज़ें इंश्योर करनी होती है, इसलिए हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को इस तरह से मैनेज किया जाए कि हमारी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों जो है वो बैलेंस्ड रहें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ का मीनिंग भी समझ लेते हैं। देखो यूजुअली क्या होता है ना, हम बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस आपको पता होगा तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी। जैसे करंट एसेट को जनरली अगर हम पूछ लेते हैं तो क्या कहते हैं कि वो एसेट जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी वो करंट एसेट है। करंट लायबिलिटीज़ वो एसेट जो वो लायबिलिटीज़ जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है वो करंट लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इन डेफिनेशन में कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक मोर कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन आप देखिए, क्योंकि कई बार है ना इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन में फंसा लिया जाता है। करंट एसेट आपने बोला, आपसे पूछा मान लो कि करंट एसेट क्या होती है, आपने बोला कि वो एसेट जो कि 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, जिससे हम 1 साल में कैश रियलाइज़ कर दें। अब वो सामने वाला पर्सन आपको घुमाने के लिए ये बोलेगा कि ये मशीनरी है, इसको भी तो मैं 1 साल के अंदर सेल कर सकता हूँ, तो ये करंट एसेट क्यों नहीं है, ठीक है। इसी तरह से करंट लायबिलिटीज़ का भी थोड़ा सा इस तरह से घुमाया जा सकता है। जैसे आपने बोला कि करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ हैं जो आपको 1 साल के अंदर पे करनी है, फिर वो पर्सन यूँ कह देता है कि आपने 5 साल के लिए लोन लिया था या 10 साल का डिबेंचर इशू किया आपके कंपनी ने, उसकी पेमेंट आपको अगले 6 महीने में करनी है, उसका मैच्योरिटी टाइम आ गया है, 6 महीने में आपको उसकी पेमेंट करनी है, तो क्या अब वो करंट लायबिलिटी मानी जाएगी कि फिक्स लायबिलिटी मानी जाएगी? तो क्या डिबेंचर जो है वो करंट लायबिलिटी में काउंट होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रिक कर जाते हैं, इसलिए एग्जैक्ट डेफिनेशन जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो करंट एसेट की एक ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन क्या हो सकती है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कैन बी और विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। यहाँ तक तो देखो आपको पता है, ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन होती है। बट यहाँ से देखो आप विदाउट अंडरगोइंग ए डिमिनिशन इन वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एंड विदाउट डिसरप्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ फर्म की ऑपरेशंस भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये हमने क्यों लगाए हैं, इन वर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप मशीनरी बेचोगे तो उससे ऑपरेशंस ऑफ फर्म प्रभावित होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है, तो यानी मशीनरी इसमें काउंट नहीं आएंगी। इसी तरह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी या नहीं। अगर आप अचानक से उसको बेचते हो, अचानक से आप कोई घर बेचते हो, कोई बिल्डिंग बेचते हो, कोई फिक्स्ड एसेट बेचते हो, तो अचानक से अगर आपको इमीडिएटली बेचना है तो उसके कम दाम मिलेंगे ना, तो उसकी वैल्यू भी तो कम हो जाएगी। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं या हो जाएंगी ऑर्डिनरी जो बिजनेस का रूटीन चल रहा है उसके अंदर, लेकिन उसमें कोई मेजर डिमिनिशन इन वैल्यू नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे हम बैड डेट्स लेते हैं, मान लो हमारे 5,000 के डेटर थे या 5 लाख के डेटर थे, उसमें से 4,95,000 हमारे पास आ गए, 5,000 का हमारा बैड डेट हो गया, तो ये छोटा मोटा वैल्यू का तो डिमिनिशन हो जाता है। इसी तरह से कोई स्टॉक है उसमें भी हो सकता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत वैल्यू में थोड़ा बहुत कमी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है।
तो इसमें करंट एसेट के एग्जाम्पल क्या है? कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और अकाउंट्स रिसीवेबल, जिसमें आपके डेटर्स भी आ जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल भी आ जाएंगे और इन्वेंट्री भी आ जाएगी। ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये करंट एसेट्स होती है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कुछ मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट लिखा है तो वो भी करंट एसेट्स में आएगी, ठीक है। और इन्वेंट्री, आपका स्टॉक, ये भी करंट एसेट्स होते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम करंट लायबिलिटीज़ की। तो करंट लायबिलिटीज़ आर दोज लायबिलिटीज़ which are intended at their inception to be paid in the ordinary course of business within a year out of the current assets or the earnings of the concern। इसका क्या मतलब हुआ? ये at their inception वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। at their inception मतलब जब वो लायबिलिटी आपकी स्टार्ट हुई तब। अब जैसे हमने ये लिया था डिबेंचर वाला एग्जाम्पल कि डिबेंचर को अगले 6 महीने में रिडीम करना है, तो क्या वो करंट लायबिलिटी हो जाएगा डिबेंचर? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करंट मतलब सिर्फ उतना पोर्शन नहीं, पूरा डिबेंचर के करंट लायबिलिटी बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जिस टाइम पे इसका इंसेप्शन हुआ था इस लायबिलिटी का, जिस टाइम पे आपने लोन उठाया था, जिस टाइम पे आपने डिबेंचर इशू किए थे, उस टाइम पे क्या था ये? उस टाइम पे क्या इसे 1 साल के अंदर पे करना था? अगर 1 साल के अंदर पे करना था तो ये करंट लायबिलिटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बैंक से आपने कोई लोन 5 साल के लिए उठाया तो वो करंट लायबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि करंट लायबिलिटीज़ को हम पे भी किससे करते हैं? करंट एसेट से, या जो करंट अर्निंग्स है उससे पे करते हैं, ना कि कोई फिक्स्ड एसेट सेल करके हमें पे करना होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अकाउंट पेएबल, जिसमें आपके बिल्स पेएबल आ जाएंगे, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी जो एक्सपेंसेस अराइज हो गए हैं बट आपने पे नहीं करे हैं, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का बेसिक मतलब है वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना। वर्किंग कैपिटल को अगर मैनेज करना है तो करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज़ दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। और क्यों मैनेज करना पड़ेगा? क्योंकि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में एक टसल चलता है, उस टसल को हमें सॉल्व करना है। उन दोनों के बीच में हमें एक ट्रेड ऑफ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये हमने देख लिया था। तो इसी का यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ को इस तरह से मैनेज करते हैं कि एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल आपके पास बना रहे, ठीक है। यानी ना तो ये ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा अधिक होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन बिजनेस के लिए नुकसानदायी है। क्यों नुकसानदायी है? क्योंकि वो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी वाला कंसेप्ट है। अगर कम है करंट एसेट तो लिक्विडिटी अफेक्ट होगी, ज़्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी, ठीक है। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। एक कंसेप्ट आता है ग्रोस और नेट वर्किंग कैपिटल का। तो देखो, इसमें एक चीज़ तो सिंपल आप ये समझ लो कि जब भी आपको दिया हो ग्रोस वर्किंग कैपिटल तो उसका मतलब है जितनी भी आपकी करंट एसेट्स है उनको टोटल कर दो। जब आपको दिया हो नेट वर्किंग कैपिटल तो उसका मतलब है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है ग्रोस और नेट का, ओके। अब एक चीज़ आप देखो कि अगर आपको फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन को मेज़र करना होता है तो उसके 3 तरीके होते हैं। फर्म की लिक्विडिटी यानी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, यानी कितना इजीली फर्म पे कर सकती है अपने शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स को। तो उसमें 3 चीज़ें होती है। पहला करंट रेशो, दूसरा एसिड टेस्ट रेशो, तीसरा नेट वर्किंग कैपिटल। अब ये करंट रेशो और क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो, ये रेशोज़ वाले चैप्टर में हम करेंगे, तो अभी नहीं इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम करते हैं अभी नेट वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट। देखो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, कि आपके पास करंट एसेट कितनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू करंट लायबिलिटी। अगर आपके पास इनके बीच में सफिशिएंट गैप है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन ठीक है। अगर इनके बीच में गैप बहुत कम है तो इसका मतलब आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, उतनी ज़्यादा साउंड नहीं है। और मान लो ये नेगेटिव है, अगर करंट एसेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, इट मीन्स आपकी करंट लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, एसेट्स कम हैं, तो वो सिचुएशन तो फिर खतरनाक भी हो सकती है बिजनेस के लिए, राइट। तो ये सारे कंसेप्ट हम देखेंगे। तो नेट वर्किंग कैपिटल को देखते हैं अभी। नेट वर्किंग कैपिटल देखो, यूजुअली अगर आपको डिफरेंट फर्म्स को कंपेयर करना है तो फिर ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। क्यों नहीं है? मान लो एक रिलायंस इंडस्ट्री है, उसकी नेट वर्किंग कैपिटल आपने निकाली। रिलायंस की कोई भी कंपनी का एग्जाम्पल ले लो, उसकी आपके पास करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ करके जब आपने नेट वर्किंग कैपिटल निकाली तो वो है 2.5 करोड़ रुपए, ठीक है।
और मान लो कोई ऑर्डिनरी छोटा बिजनेस है, उसकी आई मान लो 20,000 रुपये, ठीक है। अब क्या आप इसको कंपेयर कर सकते हो? डायरेक्टली तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता भाई, या तो इसके साथ इसकी सेल्स देखो, इसके साथ इसकी सेल्स देखो, तब हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो इन जनरल जो नेट वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट है उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते आप फर्म्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए। अलग अलग फर्म्स की अगर आपको परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है तो नेट वर्किंग कैपिटल उतना यूज़फुल नहीं होता है। करंट एसेट और करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ का जो रेशो होता है, जिसको हम करंट रेशो बोलते हैं, और क्विक रेशो जो होता है वो आपको हेल्प करता है किसी भी दो फर्म्स को अगर आपको कंपेयर करना है तो उस केस में, ठीक है। तो नेट वर्किंग कैपिटल का इंटर फर्म कंपेरिजन में, यानी कि अलग अलग फर्म्स का अगर आपको कंपैरिजन करना है तो उसमें इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि 20,000 रुपये आपकी करंट एसेट से करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है। अब हमें क्या पता उस बिज़नेस का क्या लेवल है, कितनी सेल्स है, कितना बड़ा बिजनेस है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। बट नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो इंटरनल कंट्रोल के लिए हेल्पफुल है बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस के अंदर हम देखेंगे ना कि हमारी करंट एसेट इतनी है, करंट लाइबिलिटीज़ इतनी है, तो दूसरी फर्म्स के साथ जब कंपैरिजन करना हो तब तो यूज़फुल नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली ये यूज़फुल आपके लिए रहता है। फर्म को अंदर से तो पता लग जाता है ना भाई इतनी करंट एसेट है, इतनी करंट लाइबिलिटीज़ है, हमारी लिक्विडिटी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो जनरल डेफिनेशन तो यही थी कि नेट वर्किंग कैपिटल इज़ द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। ये चीज़ आपको पता है बिकॉज हमने क्या लिखा, नेट वर्किंग कैपिटल इज़ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। नेट वर्किंग कैपिटल इज़ दैट अमाउंट ऑफ करंट एसेट विच इज़ फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। अब ये क्या डेफिनेशन दे दी, किस तरह से बनी है इसको, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की बात कहाँ से आ गई, हम तो करंट लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे थे। तो देखो आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि बिजनेस के अंदर एसेट और लाइबिलिटीज़ का एक बैलेंस चलता है, ठीक है। बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो एक साइड एसेट एक साइड लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, मतलब लाइबिलिटीज़ इधर लिखी जाती है वैसे एसेट उधर, लेकिन आप समझ गए ये कंसेप्ट कि एसेट और लाइबिलिटीज़ का टोटल बराबर आता है। तो एसेट दो तरह की हो सकती है, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट। इसी तरह से लाइबिलिटी भी दो तरह की हो सकती है, करंट लाइबिलिटीज़ प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। चलो उनको एक बार हम फिक्स लाइबिलिटी बोल देते हैं, वैसे उनको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। तो अब मान लो करंट एसेट है आपकी 20,000 रुपये, फिक्स्ड एसेट है मान लो आपकी 80,000 रुपये, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़ है आपकी जस्ट सपोज 10,000 रुपये, और फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ क्योंकि अब बराबर करना है तो यहाँ पे 1,00,000 टोटल है तो यहाँ पे 90,000 हो जाएगा। अब देखो इस करंट एसेट में 20,000 रुपये की करंट एसेट है, ये 10,000 रुपये तो इससे फाइनेंस हो गए। देखो जो भी आपकी एसेट होती है ना वो लाइबिलिटीज से हमेशा फाइनेंस की होती है, राइट। अगर एक साइड एसेट जनरेट हो रही है तो दूसरी साइड लाइबिलिटी भी जनरेट होती है। जैसे अगर बिजनेस ने पैसा कहीं से लोन लिया तो बिजनेस के पास कैश आया और वहीं पे क्या आया कि उसकी लाइबिलिटी अराइज हो गई। तो जो आपके पास एसेट आती हैं वो कहीं ना कहीं से लाइबिलिटी से बन के आती हैं। तो देखो 10,000 रुपये की तो करंट लाइबिलिटी थी, यहाँ से आ गई है 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये की करंट एसेट और भी तो है आपके पास टोटल 20,000 की करंट एसेट है, उसमें से 10,000 रुपये तो यहाँ से आ गए आपके पास करंट लाइबिलिटीज से। अब बाकी के 10,000 रुपये कहाँ से आए हैं, फिर ये फिक्स लाइबिलिटी से आए हैं। और ये 10,000 रुपये क्या है, वर्किंग कैपिटल है। क्यों? क्योंकि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़ करो तो 20,000 माइनस 10,000 करो, कितना आएगा 10,000। और ये किससे फाइनेंस हुआ है, इस फिक्स लाइबिलिटी से फाइनेंस हुआ है। यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि नेट वर्किंग कैपिटल इज दैट अमाउंट ऑफ करंट एसेट विच इज़ फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। तो ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अब देखो इसमें करंट एसेट्स में क्या था, आपका 20,000 रुपये करंट एसेट्स थी, इसमें से 10,000 तो आपकी फाइनेंस किससे हो गई, करंट लाइबिलिटीज़ से। बाकी के 10,000 फिर कहाँ से फाइनेंस हो रही है, फिक्स लाइबिलिटीज़ से। तो यही मतलब होता है इसका कि नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट की वो अमाउंट है जो कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से फाइनेंस होती है। ओके, अब हमें नेट वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि नॉन सिंक्रोनस नेचर होता है कैश आउटफ्लो और इनफ्लो का, यानी ये दोनों सिंक में नहीं होते हैं।
आपके बिजनेस में क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने आज पैसा लगाया, आज इन्वेस्ट किया और आज ही आपको रिटर्न मिलना चालू हो जाए? नहीं ना। कोई भी बिजनेस है उसमें कैसे होता है, प्रोडक्शन आप करोगे तो रॉ मटेरियल लेके आओगे, फिर आपने प्रोडक्शन किया, उसके बाद स्टॉक बना, फिर आप उसको बेचोगे, हो सकता है आप उधार में बेचो, आपके डेटर्स बनेंगे, फिर वो आपको कैश देंगे। तो ये पूरा टाइम साइकिल हो गया ना। इसके लिए आपको कैश तो चाहिएगा, लेकिन आपके पास कैश नहीं है इस ड्यूरेशन में, तो इसीलिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका आउटफ्लो इनफ्लो साथ साथ हो रहा है तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जस्ट सपोज वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो आपको करंट एसेट मतलब अगर मैं बेसिक समझाऊँ आपको, कैश का एग्जांपल लें तो कैश की ज़रूरत पड़ क्यों रही है, क्योंकि आपको जिस टाइम पे आपका कैश लग रहा है और जिस टाइम पे आपको रिटर्न मिल रहा है उसके बीच में गैप है। गैप किस वजह से है कि आपका प्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ है, उस टाइम तक प्रोडक्शन में टाइम लगेगा, फिर उनको बेचने में टाइम लगेगा, फिर वहाँ से पैसा रिसीव होने में टाइम लगेगा। तो इस टाइम पीरियड के लिए आपका कैश ब्लॉक हो गया ना, और इसी चीज़ के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो इन जनरल क्या होता है, कैश आउटफ्लोज ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं कैश इनफ्लोज के कंपैरिजन में। ये चीज़ तो आपको पता होगी कि कैश आउटफ्लो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। हमें पता होता है कि हमें इसको पैसा देना है। घर का बजट जब हम बनाते हैं तो मोर और लेस हमें चीज़ें श्योर होती है। इमरजेंसी की सिचुएशन छोड़ दो, अदरवाइज हमें पता होता है कि हाँ भाई इतना राशन आएगा, इतना हमें दूध वाले को देना है, इतना हमें इसको देना है, ठीक है। तो कैश आउटफ्लोज ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं इनफ्लोज के कंपैरिजन में, क्योंकि बिजनेस में इनफ्लो क्या पता कैसे सिचुएशन रहे, क्या पता उस टाइम पे। देखो वैसे तो दोनों ही मतलब अनप्रेडिक्टेबल तो हैं, लेकिन आउटफ्लोज फिर भी कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देनी है, ठीक है। बट इनफ्लोज का क्या है, क्या पता आपके प्रोडक्ट की डिमांड ना हो, क्या पता एकदम से मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ जाए, है ना। तो इसलिए क्या है, एक चीज़ और है कि ज़्यादा सर्टेन अगर कैश इनफ्लोज होगा तो इसका मतलब फर्म को कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि उस केस में फिर आपको ये गैप मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप श्योर हो कि भाई आपको इनफ्लो मिल ही जाएगा, जितना ज़्यादा आप श्योर हो इनफ्लो के बारे में कि भाई कैश मुझे हाथों हाथ मिल जाएगा, तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतना ज़्यादा अमाउंट आपको नेट वर्किंग कैपिटल में रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई कंपनीज़ है वो कैश में ही सेल करती है, तो उनको पता है कि हमें कैश हाथों हाथ मिल जाएगा, ठीक है। तो उस केस में उनको कम नेट वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है जो क्रेडिट में सेल करती है तो फिर उनको ज़्यादा कैश में मतलब ज़्यादा करंट एसेट्स लगानी पड़ेगी, यानी ज़्यादा नेट वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी, ठीक है। सो आज के लेक्चर को अगर मैं सम अप करूँ तो हमने पढ़ा आज वर्किंग कैपिटल के बारे में। देखो एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, अगर आपको सिंपली वर्किंग कैपिटल लिखा आ जाए ना तो उसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल ही लेके चलना। अगर मैंने आज के लेक्चर में सिंपली कहीं वर्किंग कैपिटल बोला है तो उसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल ही होता है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल नहीं होता। अगर ग्रोस वर्किंग कैपिटल बोलना है तो वो ग्रोस लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कई बार सीधा वर्किंग कैपिटल लिखा होता है ना, तो उसका मतलब यही होता है नेट वर्किंग कैपिटल, यानी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की। आई होप ये बेसिक्स आपके क्लियर है और कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। So thank you so much for your time. We will be meeting to you in the next lecture. Thank you so much. Have a good day.